Welcome to MediJE classes. This is 7th lecture of coordination compound class 12 chemistry. Okay. Now इस lecture का start करेंगे हम crystal field theory से, CFT theory, जो कि बहुत ही important theory है for coordination compound का. ठीक है. इससे पहले हमने valence bond theory किया था. ठीक है, जिससे बहुत सारी चीजें डिसाइड हुआ था. ठीक है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हाइब्रिडाइजेशन, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ क्रिस्टल फील्ड थियरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल. जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है. इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इन क्रिस्टल फील्ड थियरी जो लिगेंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड्स, दैट इज ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज. ऐसा माना जाता है कि जो लिगेंड्स है वो आपका पॉइंट चार्ज है, एंड जो न्यूट्रल लिगेंड्स है वो एक टाइप के डाइपोल है. बिकॉज डाइपोल में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ओवरऑल डाइपोल का चार्ज हमेशा ही क्या होता है आपका, जीरो. सो न्यूट्रल लिगेंड्स आर एक्ट एज अ dipole and positive and negative ligands are treated as point charge. उस हिसाब से मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स आर प्योरली आयनिक. ओके, ये प्योरली अलग ही कंसेप्ट है. CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थियरी. ओके, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्या आता है, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिगेंड्स. जनरली हम नेगेटिव लिगेंड्स में ही पढ़ते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स भी होता है. And neutral ligands are treated as dipole. ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स को डाइपोल की तरह ट्रीट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन, कि दी bond between metals and ligands are purely ionic. यानी ऐसा मानते हैं इसमें कि क्रिस्टल फील्ड थियरी में कि जो बॉन्ड है आपका सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में वो आपका प्योरली आयनिक बॉन्ड है. ओके, नाउ अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने देखा था वैलेंस बॉन्ड थियरी में कि इलेक्ट्रॉन्स, जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है. ओके, मतलब हुआ कि सेंट्रल मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें एंटर करता है कौन, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन. तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में डी में 5 ब्लॉक होते हैं, मतलब 5 घर होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स बोलते हैं. तो डी में 5 डीजेनरेट्स ऑर्बिटल हैं. डीजेनरेट्स ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. ओके, बट जब एक्स्ट्रा लिगेंड्स डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, यानी लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, तो डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है.
यानी तब जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स हैं उसके जो इक्वल एनर्जी था, लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसको इक्वल एनर्जी नहीं रहने देता, दैट इज डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डीजेनरेसी अगर डिस्ट्रॉयड हुआ तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो टूट जाता है, डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट में टूट जाता है, जिसको हम इस फेनोमेनन को द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू टू पार्ट्स इज नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो कि हम क्रिस्टल फील्ड थियरी में ही पढ़ते हैं। सो देखिए क्या है कि 5d orbitals have nearly same energy are degenerates orbital। जब तक कि कोई लिगेंड्स बाहर से आकर के इस पर स्ट्राइक नहीं करता है तब तक इसका जो डिजेनरेसी वो मेंटेन रहता है, दैट इज हैव सेम एनर्जी। आपको पता ही होगा 5d ऑर्बिटल कौन कौन सा है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। ये आपने ऑलरेडी 11th में स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये जनरली डीजेनरेट्स होते हैं, एनर्जी सेम होता है, बट व्हेन लिगेंड्स आर अप्रोचेज टू द d ऑर्बिटल्स दिस डीजेनरेसी ब्रेक डाउन, ठीक है। when ligands are approaches these orbitals, तो क्या होगा, these orbitals the degeneracy of orbitals get destroyed। यानी पहले d ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिट, d में 5 ऑर्बिटल्स था, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। अभी इस सब का एनर्जी इक्वल है, बट लिगेंड्स के आने के बाद ये एनर्जी सेम नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों नहीं होता है, क्यों टूट जाता है, वो हम डिटेल में अपने को स्टडी करेंगे अभी। सो डीजेनरेट्स ऑर्बिटल क्या होता है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या हो गया, टूट गया। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो पार्ट में टूट जाता है, ऑर्बिटल गेट डिस्ट्रॉयड। सो 5d orbitals get splits into set of orbital, get splits into two set of orbital। यानी कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी हाई होता है और कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी लो होता है। यानी जब आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में को अप्रोच करता है, इन दैट कंडीशन ये जो है वो दो पार्ट में टूट जाता है, यानी पहले 3 एक पार्ट में और ये एक पार्ट में, ठीक है, जिसमें से कुछ दोनों सेट का एनर्जी अलग अलग होता है। तो अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये अपने आप में स्प्लिट कर जाता है, ओके। टू सेट ऑफ ऑर्बिटल called T2G and EG। जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो सेट में टूट जाता है, जिस दो सेट का नाम एक है T2G और एक है EG। T2G को ट्रिपली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, एंड जो EG होता है वो आपका डबली डिजेनरेट्स ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब वह T2G में 3 डिजेनरेट्स ऑर्बिटल होंगे एंड EG में 2 डिजेनरेट्स ऑर्बिटल होते हैं, dx² और dz²। सो ये जो स्प्लिटिंग है, दिस
phenomenon is known as crystal field splitting. ठीक है, तो T2G पार्ट में टूट जा called orbitals. ओके, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसको हम ये जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू इट्स T2G and EG is known as crystal field splitting. ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं. ये बेसिक इंट्रो था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली अपने को करना क्या है. ओके, नाउ अब देखिए, ये जो स्प्लिटिंग का फेनोमेना है, सो द फेनोमेना ऑफ splitting d orbitals is known as crystal field splitting. ठीक है, इसको ये जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के अप्रोच करने के कारण से दो एनर्जी सेट में टूट जाता है, जिसको हम T2G एंड EG बोलते हैं, इज नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. नाउ तो जब ये डी ऑर्बिटल्स टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिलीज होगा. तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, सो the energy produced due to splitting of orbitals is known as, बाद में हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. शॉर्ट फॉर्म में CFSE बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड CFS एनर्जी. अब ये जो स्प्लिटिंग होता है वो भी डिपेंड करता है, यानी जो स्प्लिटिंग का एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होगा या कम रिलीज होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है जो आपका लिगेंड्स है वो स्ट्रांग है या वीक है. स्ट्रांग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स पे डिपेंड करता है आपका व्हाट, स्प्लिटिंग. दैट्स व्हाई लिगेंड्स, यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो स्ट्रांग लिगेंड्स के केस में ज्यादा होता है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ CFS एनर्जी रिलीज डिपेंड्स अपॉन लिगेंड्स. So the amount of CFSE energy released in presence of strong ligands are more. यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, यानी जो स्प्लिट एनर्जी रिलीज होता है, इज आर मोर देन द CFSE released in presence of weak ligands. ठीक है, जो CFSE रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड्स के प्रेजेंस में. अब देखिए, जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के प्रेजेंस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ. एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ इसका मतलब हुआ जो आपका ऑर्बिटल्स बचा, जो ऑर्बिटल बना वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी कम है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के प्रेजेंस में, यानी इसका मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और वीक लिगेंड्स होते हैं वो इसके कंपैरिजन में
अनस्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्म करता है, ठीक है। सो हेंस स्ट्रॉन्ग ligands form more stable complex than weak ligands, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज हो गया तो बचे हुए जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास एनर्जी क्या होगा, कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या होता है आपका, ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के प्रेजेंस में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नाउ अब हमने दो टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, ठीक है। अब इन दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग हमने दो टाइप कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो हम पहले देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल में क्यों होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एंड ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे टूटता है T2G एंड EG में, ठीक है। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अभी तक हम एक जनरल पढ़ रहे थे, ठीक है, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है, उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, और कितना एनर्जी रिलीज होता है ये भी हम फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड कर लेंगे। सो नाउ proceeding the crystal field splitting in case of octahedral complex। जो दोनों ही जो ये टॉपिक ही जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, क्योंकि इसके बहुत सारे MCQ बनते हैं, ओके। नाउ चलिए, क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral complex। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस टाइप से होता है, मेटल से कनेक्टेड लिगेंड्स, ठीक है। इस टाइप से कनेक्टेड होता है। इसमें एक आप x मान लीजिए, एक जैसे मान लीजिए ये वाला एक्सिस है वो आपका z है, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका x है, और ये वाला पोर्शन आपका y है, ठीक है। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है। अब देखिए कि क्यों इसमें स्प्लिटिंग होता है, विद हम डायग्राम भी देखेंगे। अब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस के अलोंग मेटल को अप्रोच करता है। कैसे, देखिए आपको पता है कि ओके, ये x है, ये y है, दिस इज x एंड दिस इज y, ओके। ये कौन सा ऑर्बिटल है, DXY, जो कि प्लेन में लाई करता है। लिगेंड्स ऑलवेज अप्रोचेस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड्स ऑलवेज अप्रोचेस अलोंग एक्सिस, ये आपका लिगेंड्स है। सिमिलरली लिगेंड्स है, लिगेंड्स लिगेंड्स, ठीक है। ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, यहां लिख दीजिए x एंड ये ऑलरेडी y लिखा हुआ है। सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आगे हम पढ़े, फिर डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या बन गया आपका DXY, ओके। सिमिलरली जो
वाई जेड का डायग्राम होता है वो आपका, खाली एक्सिस चेंज कर दीजिए, मान लीजिए वाई जेड, तो इसमें भी जो लिगेंड्स है वो लिगेंड्स लिगेंड्स, ये वाई है ये जेड है, लिगेंड्स इस डायग्राम बनाने के पीछे है समझना, ठीक है। और जो आपका डी वाई जेड है, वाई जेड, इसमें भी लिगेंड्स कैसे अप्रोच होता है, वाई जेड, यहां से ध्यान से देखिए कि ये क्या है आपका डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ligands are approaching in octahedral complex, ligands are approaching along axis। तो जब एक्सिस के along अप्रोच कर रहा है तो देखिए जो और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पे है, इसके बीच में, तो जो ये लिगेंड्स है वो डायरेक्टली मेटल, यहां पे क्या आपका सेंट्रल मेटल एलिमेंट है, तो जो आपका लिगेंड्स है वो डी ऑर्बिटल को उतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच ही नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम को अप्रोच कर रहा है। सो दिस इन थ्री स्ट्रक्चर, ये जो लिगेंड्स है वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, यानी इस तीनों स्ट्रक्चर में लिगेंड्स एंड डीजेनरेट्स ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन जो है वो आपका कम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन ये डायरेक्टली इस जब बहुत नजदीक आएगा तब इनके बीच में रिपल्सन होगा, लेटरल रिपल्सन, हेड टू हेड नहीं, इन तीनों में। तो इन तीनों सेट को T2G, इन तीनों में ये सिमिलरिटी है, इसीलिए इसको T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं, यानी T2G और ट्रिपली जी जनरेटेड, यानी इन तीनों में रिपल्सन का अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ओरिएंटेशन लगभग सबका क्या है, सेम है। तो डी में जो आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होता है, इन तीनों का एनर्जी सेम होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, जिसको हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं Eg, इसी में हम स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो। तो चलिए ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं, ओके। अब देखिए अगर इसमें ये लिगेंड्स लिगेंड्स ये लिगेंड्स हुआ, ये लिगेंड्स है, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, चलिए डी जेड स्क्वायर भी बना ही लेते हैं। डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लिगेंड्स ये आपका डी जेड स्क्वायर है। अब देखिए ध्यान से,
इन पांचों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये दो अलग अलग एनर्जी में टूटता है? इन तीनों में लिगेंड्स का अप्रोचिंग, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही लिगेंड्स जो है वो हमेशा ही आपको एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करता है। तो सेंट्रल मेटल यहां पे है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो ये लिगेंड्स है तो लिगेंड्स एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ रहा है, डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई इन तीनों में रिपल्सन का अमाउंट कम होगा। लेकिन इसमें ये जो dx² - y² होता है उसका डायग्राम आपका ये होता है, एक्सिस के अलॉन्ग होता है। दैट्स व्हाई जब लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल की ओर अप्रोच करेगा तो सबसे पहले इसको रिपल्सन झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन होगा। सो इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। और सिमिलरली ये भी एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा है, इसके लोब्स कहां पे है, एक्सिस पे है, तो ये भी क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर में रिपल्सन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इन दोनों का एनर्जी जो होता है वो एक जैसा होता है, और इन तीनों का एनर्जी, इसमें लोअर रिपल्सन होता है, इन तीनों का एनर्जी एक जैसा होता है। तो जो ये है यानी dxy, dyz एंड dzx है, इसको T2G दैट इज ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि dx² - y² एंड dz² इसको हम इजी बोलते हैं डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों में एनर्जी कौन सा होगा, एनर्जी ऑफ T2G इज लेस देन एनर्जी ऑफ इजी, क्यों, रिपल्सन का अमाउंट ज्यादा है। तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो 5 d ऑर्बिटल्स दो पार्ट में टूटता है, उसमें से T2G का लोअर एनर्जी होता है और Eg का एनर्जी लेवल क्या होता है आपका, हाई होता है। ठीक है, बिकॉज इन दोनों में रिपल्सन जो है वो आपका सबसे ज्यादा है। ओके, और इन तीनों में रिपल्सन का अमाउंट बहुत कम है। दैट्स व्हाई ये स्प्लिटिंग में हमेशा ही ये तीन एक साथ होता है और ये दोनों एक साथ होता है। ठीक है, इसलिए डबली डीजेनरेटेड है, यानी इसको मिला करके जो एक और बना आपका सेट, इसको इसका एनर्जी सेम होगा क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग अटैक कर रहा है, और इसमें भी एक्सिस के अलॉन्ग ही है। दैट्स व्हाई इट इज, ये एक ग्रुप में रखा गया है और इन तीनों को एक ग्रुप में मेंशन किया गया है। ओके, अब चलिए पढ़ते हैं कि कैसे ये काम करता है, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी बेसिकली लेते कैसे हैं। ओके, तो ये समझाने के लिए था। कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई जब बच्चों पढ़ाता हूं तो उनको यही रहता है कि सर ये तीनों पार्ट एक जैसा ही क्यों, और ये आपके जनरली बुक में मेंशन नहीं है, इतना डिटेल में डायग्राम के साथ में आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है कि ऐसा होता है, इसीलिए सिर्फ एक थ्योरी लिख दिया गया है, इट एक्टिंग अलोंग एक्सिस, बट एक्सिस का अलॉन्ग लगता है तो एनर्जी कम ज्यादा क्यों होता है वो नहीं मेंशन था। तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि क्यों इन तीनों का एनर्जी सेम होता है और कम होता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और क्यों इन दोनों का एनर्जी ज्यादा होता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, एंड इन दोनों को एक सेट में क्यों रखा गया। दैट्स व्हाई, तो दो एनर्जी डिफरेंस हो गया, एक एनर्जी हाई, एक एनर्जी लो, इसीलिए डी ऑर्बिटल सिर्फ दो ही पार्ट में टूटता है, T2G एंड E2G, Eg, T2 में 3 ऑर्बिटल्स एंड Eg में आपका 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, नाउ अब हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, देखिए इसका थ्योरी क्या कहता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, कभी एक्सप्लेन करना हो तो अब इस बेसिस पे इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि y इन 2 पार्ट, 5 ऑर्बिटल्स था तो पांचों अलग अलग पार्ट में टूट जाता, बट ऐसा नहीं है, हमेशा ये सेट में ही टूटता है। ठीक है, सो इन octahedral complex ligands are approaches, ligands are approaches central metal atom along what, the
एक्सिस के along में ही मूव करता है, ठीक है। नाउ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स डज नॉट डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है, कम्स इन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स। ये हमने स्ट्रक्चर से देखा कि लिगेंड्स जो एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है और जो डी ऑर्बिटल्स है वो अलग साइड में है, इसीलिए, ठीक है। पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स, hence there is less repulsion, इसलिए उसमें रिपल्सन क्या होता है आपका, काफी कम होता है, यानी जो dx dy उसमें रिपल्सन का वैल्यू काफी कम है, ओके। सो इसमें क्या होता है, लोअर एनर्जी होता है, hence this set of orbitals has low energy, and since it is triply degenerated, that's why इसको T2G से इंडिकेट किया जाता है, called T2G orbitals, that is triply डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में ये जो T2G ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी क्या होता है, काफी लो होता है, बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स डायरेक्टली comes in contact with approaching ligands, approaching ligands के रास्ते में आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ ज्यादा रिपल्सन होगा किसके बीच में, आपके जो मेटल ऑर्बिटल है और लिगेंड्स का ऑर्बिटल, विद अप्रोचिंग लिगेंड्स, हेंस रिपल्सन इज वेरी लार्ज बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड्स ऑर्बिटल। मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड्स ऑर्बिटल के बीच में काफी आपका रिपल्सन जो होता है आपका बढ़ जाता है, ठीक है। सो हेंस इन दोनों का एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी होता है, हेंस हाई एनर्जी ऑर्बिटल EG, that is doubly degenerated orbitals form, ठीक है। तो EG में जो आपके मेटल्स के ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो रिपल्सन क्या होता है, हाई, इसीलिए इसका एनर्जी जो आता है वो हाई होता है, जबकि ऊपर वाले में ऐसे लिगेंड्स ऐसे आ रहा है और मेटल के ऑर्बिटल ऐसे हैं तो डायरेक्टली इन कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए रिपल्सन का जो अमाउंट होता है वो आपका काफ़ी कम होता है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम कि ये स्प्लिट्स होते कैसे। ये तो थियरी था कि T2G EG में कंप्लीट टूटेगा, लेकिन अब टूटता कैसे है वो देखिए। मैं इस थियरी को रफ कर देता हूँ। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज है।
ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए, बिकॉज ये खुद ही CFT थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक है। चलिए अब देखते हैं स्प्लिटिंग होता कैसे है। अभी तो हमने सिर्फ थियरी पढ़ा, अब ये स्प्लिटिंग में कितने पार्ट में टूटता है और कैसे टूटता है ये देखिए। स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग तो पहले क्या होता है कि मेटल का जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो आप जिस उसका एनर्जी काफी लो होता है, सिर्फ मेटल का है, यानी dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर एनर्जी लो है। जब लिगेंड्स इसके ओर अप्रोच करता है तो इस d ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है, यानी अब ये d ऑर्बिटल का जो एनर्जी है उसका अमाउंट क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ये मेटल का ऑर्बिटल्स था और ये दे दीजिए कि एनर्जी का वैल्यू नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या, एक्साइटेड लिगेंड्स प्लस मेटल का ऑर्बिटल आया, तो ये ऐसे टिकता नहीं है, ये टूट जाता है दो पार्ट में, एक हायर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी। ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये 2 पार्ट में टूट जाता है। इस एक हाइपोथेटिकल सेंटर होता है जिसके ऊपर हाई एनर्जी और जिसके नीचे आपका लो एनर्जी माना जाता है, ठीक है। दिस हाइपोथेटिकल सेंटर को इसको देखिए क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर। दिस इज हाइपोथेटिकल सेंटर। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच में एक हाइपोथेटिकल सेंटर है, ठीक है। नाउ इसका एनर्जी लोअर होता है, तो लोअर एनर्जी में कौन सा रहेगा, दैट इज ये वाला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं T2G, और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी हाई होता है वो है आपका EG। ओके, दिस इज EG, दिस इज T2G, वेरी सेंटर। नाउ इसमें T2G में कौन कौन सा आएगा, आपका DXY dyz एंड dzx। मैं इसको बॉक्स के फॉर्म में बना दूं तो आपको आइडिया रहे, ओके। और ऊपर में कौन जाएगा, जिसका एनर्जी हाइयर है, EG में 2 था, दैट इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इन दोनों का एनर्जी क्या है, काफी हाई है, ठीक है। तो इसमें बना देते हैं ऐसे, ओके। नाउ यहां से लेकर के यहां तक के टोटल एनर्जी को डेल्टा ओ लिखा है, यानी ऑक्टाहाइड्रल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी जितना एनर्जी ये 5d ऑर्बिटल टूटेगा तो जितना एनर्जी रिलीज होगा दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट जी। और कैसे निकलेगा, तो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी का डिफरेंस के बराबर होगा। तो जो d ऑर्बिटल 5 थे वो 2 पार्ट में टूट गया, लोअर एनर्जी T2G जिसका रिपल्सन कम था, हायर एनर्जी EG जिसका रिपल्सन ज्यादा था। द टोटल एनर्जी T2G यानी EG के बीच जो एनर्जी होता है दैट इज नॉन एज, यानी ये जो डेल्टा नोट है इस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल जब टूटता है तो जितना एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये बेरी सेंटर। अब ये एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऊपर यानी यहां से लेकर के यहां तक, बेरी सेंटर से लेकर के dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर सेंटर के बीच एनर्जी को बोलते जाता है, ये आपका होता है 3/5 डेल्टा नोट, यानी बेरी सेंटर से लेकर ऊपर तक का जो एनर्जी होता है वो आपका 3/5 ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होता है। और यहां से लेकर के यहां तक ये होता है आपका वो 2/5 डेल्टा नोट।
5 ऑर्बिटल्स हैं तो एनर्जी 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। जनरली इस वाले को निगेटिव लिया जाता है क्योंकि ये बेरी सेंटर के नीचे है, तो कई जगह पे आपको ये लिखा दिखाई देगा, लेकिन टोटल मैग्नीट्यूड में अगर हम इसको ऐड करें 2/5 और 3/5 को, तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, डेल्टा नॉट के बराबर आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी जनरली लिया जाता है किसमें, आपका निगेटिव, जो ये दिखाता है कि बेरी सेंटर के नीचे यानी लोअर एनर्जी है, तो ये हो गया, यानी ये जो पोर्शन है ये आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और ये वाला पार्ट जो है दैट इज हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ओके। तो ये आ गया 3/5 डेल्टा नॉट, और ये आ गया आपका T2G और EG। अब आता है कि डी में 5 ऑर्बिटल होते, अब मैं डी में अगर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा कंडीशन, ठीक है। ये किस डेल्टा नेट क्या था, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। नाउ अब ये तो स्प्लिट हो गया, यही स्प्लिटिंग था कि पहले मेटल का था, लिगेंड्स विथ मेटल का था, लेकिन उतना एनर्जी वो झेल नहीं पाया, 2 पार्ट में रिपल्सन टूट गया, लोअर एनर्जी T2G, हायर एनर्जी EG। T2G में 3 ऑर्बिटल, बिकॉज इसमें रिपल्सन कम था, इसमें रिपल्सन ज्यादा था। एक T2G और EG के बीच में एक सेंटर माना जाता है, हाइपोथेटिकल सेंटर, यानी होता नहीं, हम एज्यूम करते हैं, जिसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं। बेरी सेंटर से ऊपर एनर्जी होता है आपका इस ऑर्बिटल का, उसके नीचे ऑर्बिटल होता है इस एनर्जी का, इसका एनर्जी टोटल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का 3/5 पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो 2/5 बेरी सेंटर के नीचे लोअर एनर्जी है, इसीलिए इसको -2/5 से इंडिकेट करते हैं, और ये 3/5 से इंडिकेट करते हैं। बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड को अगर ऐड करोगे तो आपका डेल्टा नोट के बराबर ही होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो स्प्लिटिंग हुआ, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कहाँ जाएगा, डी में अगर पहला इलेक्ट्रॉन दूं तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्यों, इसका एनर्जी बहुत हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके हंट्स रूल था उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही जो अबॉव प्रिंसिपल है वो भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी से फिलअप होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम है वो है फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका एनर्जी पे। आप देखिए, मैं पहले फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिखता हूं, बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, जब फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन का कोई फंडा नहीं है, फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में ही जाएंगे, लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फर्स्ट 3 electrons will fill in T2G 1 by 1। पता है आपको, जब तक 1 नहीं बढ़ता है पेयरिंग स्टार्ट नहीं होता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बारी है, तो देखिए, इफ डेल्टा नॉट is less than P, this is called pairing energy. If delta naught is less than pairing energy, मतलब हुआ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का एनर्जी ज्यादा है, और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। यानी जब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। यानी अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रखूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके इसके साथ रहेगा। और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, यानी ये वाला पोर्शन कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ही नहीं,
उससे ज़्यादा अच्छा है, उसके पास ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कम है, तो वही फोर्थ इलेक्ट्रॉन सीधे जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी अब पेयरिंग नहीं होगा, पहले जंप करेगा। ठीक है, सो इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, दी फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो टू Eg, T2G में नहीं जाएगा, Eg में चला जाएगा। यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो ऐसा होगा, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 3, और Eg में यानी ये इलेक्ट्रॉन होगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, वो आपका कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें न जा करके इसमें चला जाएगा। तो बोले इससे फायदा क्या मिला, फायदा मिला ना, अगर मैं पेयरिंग कर देता तो इसके पास 2 ही लोन पेयर होते हैं, सॉरी 2 ही अनपेयर्ड होते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता। अभी इसके पास में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, और बताया था कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है आपका उतना ज्यादा होता है। तो अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। ठीक है, तो ये केस था, यानी पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा था, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में ना जा करके उसको इसको रखने में मुझे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता। लेकिन अगर मैं उससे कम एनर्जी में, मैं यहाँ भी घर खाली है ना, यानी यहाँ भी ऑर्बिटल खाली है, तो मैं उससे कम एनर्जी में वो इसके पास चला जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम, ये भी तो डी ही है, तो इस पे डिपेंड करता है। और अगर इसका ठीक उल्टा कंडीशन हो, ठीक है, आपको जब बोले टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग दिखा, तो ये डायग्राम कंपलसरी आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ लीजिए, बहुत इजी है। लो एनर्जी हाई एनर्जी टूटा, और ये क्यों टूटा ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, थियरी लिखोगे तो 0.5 मैक्सिमम 1 मार्क्स देंगे, बस खत्म, डायग्राम अगर नहीं बनाए तो। ठीक है, सो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन तो पता है कि आपको T2G में लोअर एनर्जी है, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस पर डिपेंड करता है कि पेयरिंग करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कम। अगर पेयरिंग करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना होकर के सीधे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ, होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसे ज्यादा रफ नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसका दूसरा पॉइंट, कि इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। इस केस में अभी क्या बढ़ा है, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इन तीनों के किसी के साथ रखने में एनर्जी कम लगेगा। तो क्या प्रेफरेबल होगा, कम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन सीधे पेयरिंग करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन will paired and remains in T2G। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0। तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया था, इसलिए लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आपको टेबल बना देता हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि इसके कॉन्फ़िगरेशन बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग था, अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। इसके बाद में ये तो पोर्शन तो कंपलसरी लिख ही देते हैं, बाकी इसी बेसिस पे अभी मैं जो आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा इसी बेसिस पे होगा। और पेयरिंग होगा नहीं होगा ये आपको पता है पहले ही,
वैलेंस बॉन्ड थियरी में स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स पे डिपेंड करता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है कि वीक लिगेंड्स है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि पेयरिंग होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वीक लिगेंड्स है तो ध्यान रखिएगा, वीक लिगेंड्स पेयरिंग नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा, वीक लिगेंड्स के केस में ये, इन केस ऑफ वीक लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करता है। तो पेयरिंग नहीं किया, क्यों नहीं किया? बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, वीक लिगेंड्स उसको अटेन नहीं कर पाता है। तो जब वीक लिगेंड्स हो तब, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं साथ साथ में आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी लिख देता हूं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको म्यू साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे तो क्या सिचुएशन होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के पास हाई पेयरिंग कैपेसिटी होता है, यानी जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग एनर्जी कम होता है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है। दैट इज डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग बहुत इजीली कर देता है, ठीक है। और जब पेयरिंग कर देंगे तो उस केस में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज म्यू। हमने दोनों केस एक साथ कर दिया, ठीक है। इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट और इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक लिख सकते हैं? तो देखिए, डी में जब एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं। जब वीक लिगेंड्स हो और एक इलेक्ट्रॉन हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? T2G EG0। यानी अगर डी में पहला इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है कि DXY वाला पोर्शन लोअर में है तो T2 का पहला जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 1.73, ओके। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन है तो पहला पेयरिंग किसके साथ होगा? तो T2G1 EG0 और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 1.73। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। D2 कॉन्फ़िगरेशन में मैं इसको सेपरेट ही कर देता हूं। D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, अच्छा है लाइन बना देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन में इसका चीज अपोजिट लिखा जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बारी जो लिखा गया तो बहुत लोग चेक भी नहीं करते हैं, तो ऐसे में एक बार जब गलत हो गया तो वो गलत ही चलता रहेगा, इससे ज्यादा बेटर है अलग कर दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन D2, जब D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहां पे जाएगा? T2G में ही जाएगा, EG0, ओके। थोड़ा स्पेस देके बनाना चाहिए था। चलिए, नाउ इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 2.83 या
8 4 लिखो, स्ट्रांग हो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, T2G2 और EG 0 ही आएगा। ओके, इसमें सेम चीज 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, T2G3 EG 0, क्योंकि T2G में ऑलरेडी 3 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक मोमेंट इन सबों से ज्यादा होगा 3.90। इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG 0, यानी 1 2 3 के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स डी में 1 हो 2 हो और 3 हो, तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रखो या वीक लिगेंड्स रखो, कॉन्फ़िगरेशन देखिए डिट्टो सेम है, ठीक है। इसमें भी कितना आएगा 3.90, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन में अभी वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, यानी पेयरिंग करना है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इससे ज्यादा बेटर है कि इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करके ऊपर भेज दीजिए। यानी इस केस में D4 के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आ जाएगा आपका T2G, एज इट इज 3 का 3 रहेगा, अब पेयरिंग नहीं होगा, और EG1, यानी नीचे में 3 था ऑर्बिटल, एक भर गया। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयर ना होकर के सीधे वो ऊपर शिफ्ट हो गया। इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इसमें एक इसमें, अभी पेयरिंग हुआ ही नहीं है, तो 4 वाले का होता आपका 4.92। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, यानी पेयर होना ज्यादा अच्छा है, तो ये हो जाएगा आपका T2G4 EG0, याद रखिएगा E सब किट में G होता है, और जो इसका है उसका होगा। लेकिन देखिए पेयरिंग हो गया, इसमें सेम नहीं होगा, इसमें यहां तक तो सब कुछ सेम था, लेकिन अब इसमें वैल्यू नहीं होगा, यहाँ 2.84, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, 2 ही। T2G में 3 ऑर्बिटल्स थे, 3 एक एक भरा, फिर चौथा वाला पेयर्ड हो गया, 2 ही अनपेयर्ड बचा इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, वीक लिगेंड है, तो अभी एक घर इसका और बाकी है, तो T2G3 EG2 फिफ्थ के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड के लिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू 5, लेकिन इसमें क्या होगा, एक और पेयरिंग हो जाएगा, यानी T2G5 EG0, अभी इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होगा ही नहीं। ओके, 5 और 0 कॉन्फ़िगरेशन 1.73, कितना बचेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक। ओके, अब छठे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो अब एक सब में भर गया है, EG में भी एक भर गया, अब स्टार्ट होगा पेयरिंग, अब चाहे वो खाली रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, पेयरिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो T2G फिफ्थ जो आपका 6th इलेक्ट्रॉन है, वो फिर से इसमें नीचे एनर्जी हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये जो है वो एज इट इज टू मेंटेन रहेगा। इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, 4, n का वैल्यू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बना के चेक कर लीजिएगा, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए कब कौन सा पोर्शन हम ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ये, लेकिन इस केस में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा, यानी T2G6 और EG0, 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, बिकॉज n इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आते हैं हम 7वें इलेक्ट्रॉन की ओर,
तो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन में क्या देखते हैं कि जो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन है उसमें T2G4 वाला है, तो थोड़ा ये आ जाएगा 5 Eg2, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 3, और n का वैल्यू 3 के लिए ऑलरेडी हमने निकाला 3.90। इसमें अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पूरा फिल हो गया है। अब Eg1 यानी n का वैल्यू फिर से कितना हो गया 1, n का वैल्यू 1 के लिए 1.73। ओके, फिर D8, तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन था, 6 Eg2, तो कितना बचा n का वैल्यू 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 के लिए 2.84, T2G6 Eg2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना 1, जो 7 वाले में अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 बचेगा, और 1 के लिए आपको पता है 1.73 होता है। एक मिनट, जो D7 था उसमें 1 बचा था, D8 वाला पोर्शन लिख रहे हैं तो इसमें 2 बच जाएगा, सॉरी ये 2 है तो 2 वाले के लिए 2.84। सिमिलरली D9 की बात करें तो T2G, ये तो पूरा फील्ड है तो Eg3 आएगा, इसमें n का वैल्यू 1 हो जाएगा 9 वाले में, और 1 होगा तो मतलब 1.73, और यहाँ पे T2G6 Eg3 यानी n का वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा 1, डायपोल मोमेंट 1.73, और सबसे लास्ट देखिए तो T2G6 Eg4 कंप्लीटली फिल्ड, डायपोल मोमेंट 0, T2G6 Eg4 n का वैल्यू 0, डायपोल मोमेंट 0। ठीक है, ये निकल गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन केस ऑफ 1 2 3, देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और 8 9 10 ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सो आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत आता है। ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, अगर स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो ही ये पोर्शन आएगा, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा इजी। इसीलिए अगर ये नहीं समझ आ रहा हो तो तुरंत पहले स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मैंने अभी लिया है लेक्चर, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि 4th इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बोला था। ठीक है, और बाकी चीज ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगा, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से कि इन केस ऑफ, जैसे मैं ऊपर में लिख देता हूं, ये आप लिख लिए होंगे प्रोबेबली, मैं ऊपर में 1 2 टर्म्स है खाली वो लिख देता हूं कि इन केस ऑफ D1 D2 D3 D8 D9 एंड D10, ध्यान से देखिए इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन, और इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो चाहे वीक लिगेंड्स हो, चाहे वीक लिगेंड्स हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो, सब सेम है। सो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट देखिए ध्यान से ये किस पे डिपेंड करता है, बट इन केस ऑफ D5 D6 एंड D7 जो है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। और ऑक्टाहेड्रल अगर अच्छे से आपको आ रहा हो तो टेट्राहेड्रल जो है वो और भी आसान पड़ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन से पढ़ लेंगे। तो प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर होगा। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायपोल मोमेंट बहुत पूछता है, तो इसको पक्के से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।